Good morning, students. Now, see, today we have to read about Coulomb's law in vector form. Before that, अपन थोड़ा सा देख लेते वेक्टर होते क्या हैं, ठीक? ओके, देखो यहाँ पे एक मिनट सबको मैं म्यूट कर दूं, नहीं तो फिर आप लोग हल्ला करते हो। ठीक, ये यहाँ पे एक आपको पोजीशन वेक्टर पे बेसिकली डिपेंड है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सपोज ये पोजीशन है ना, ऑब्जेक्ट का विथ टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ है ये, ठीक। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। ये जो ओ ए लाइन है बेटा, ओ ए, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको मैं लिखूंगा ओ ए, ऊपर मैं वेक्टर लगा दूंगा। और ये क्या है? ये ए का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर सिंपली मतलब जो किसी पॉइंट की लोकेशन बताए विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ठीक। तो सपोज इसको मैंने R1 मान लिया, ये मैंने R1 मान लिया, दिस इज R1। तो ओ ए कैन बी रिटन एज R1 विच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक। अब पॉइंट बी पर आते हैं। बी पर देखो, बी पर आपका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ बी। और इसको मैं क्या मान लेता हूं? R2 मान लेता हूं, R2, ठीक। इतना तो क्लियर है सभी को, है ना? इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो, मान लो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी ट्रैवल करेगा, तो इसको मैं कैसा लिखूंगा? वेक्टर ए बी। अब वेक्टर ए बी इन टर्म्स ऑफ अपने को डिनोट करना है R1 एंड R2, ठीक। देखो, स्टार्ट कहां से कर रहा है? ए से, तो ए उसका इनिशियल पॉइंट है। जा कहां पे रहा है? बी पर। तो इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं? इसको अपन डिनोट करते हैं R12। क्या लिखूंगा इसको मैं? R12, जहां से जिस वेक्टर से स्टार्ट कर रहा है, और बाद में क्या लिखना है? जिस वेक्टर पे खत्म कर रहा है। तो वेक्टर ए बी को आई विल डिनोट बाय द वेक्टर R12। और मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो R12 किसके बराबर है? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। जहां से स्टार्ट करता है उसको अपन हेड कहते हैं, और जहां पे खत्म करता है उसको अपन टेल कहते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर 1 हेड है और वेक्टर 2 टेल है। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक। ऐसे डिनोट करना है। अच्छा, अब मान लो ऑब्जेक्ट, जो सपोज ऑब्जेक्ट बी से ए की तरफ जाता, अभी तो ए से बी की तरफ गया है, मान लो ऑब्जेक्ट बी से ए की तरफ जाता, बी से ए, तब मैं उसको क्या लिखता? उसका वेक्टर हो जाता बी है, जहां से स्टार्ट कर रहा है, और बाद में क्या लिखना है? जहां पे खत्म कर रहा है। इसको मैं कैसे डिनोट करता? स्टार्ट कहां से कर रहा है? बी पर, तो बी पर कौन सा वेक्टर है? R2। तो ये हो जाता R2, और खत्म कहां पे कर रहा है? 1 पे। तो इसका पोजीशन वेक्टर आता R21, और इसको मैं कैसे डिनोट करता? वेक्टर R1 टेल माइनस वेक्टर R2। इतना क्लियर है सभी को ये कैसे डिनोट करना है पोजीशन वेक्टर? क्लियर है बेटा? प्रसून ने हाथ खड़ा किया। बाकी लोगों को? आकांक्षा, और कौन कौन है? सॉरी मैं देख नहीं पाता, एक बार में। दीपांशु, अक्षत, रुद्रेश, हिमांशी, विशाल, आरची, सरस्वती, दीपांशु, वंदना, मानसी, देवांशी, ओ माय गॉड सो मेनी पीपल, ईशा, आकांक्षा। चलो ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे फिर एक चीज आती है जो आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। एक टर्म होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को जनरली अपन कैसे डिनोट करते हैं? किसी भी वेक्टर के ऊपर, किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर अपन ये एन कैप लगा दें, तो इसको अपन बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मेन फंक्शन क्या है? ये केवल डायरेक्शन दिखाता है। इट इज ओनली यूज फॉर शोइंग द डायरेक्शन। जैसे आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर कि अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है ना? अब मान लो एक मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एक्स के अलोंग फोर्स की वैल्यू है 2 न्यूटन, वाई के अलोंग फोर्स की यूनिट है 3 न्यूटन, और जेड के अलोंग फोर्स की यूनिट है 6 न्यूटन। तो मैं फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखता था? दिस इज इक्वल टू 2i प्लस 3j
प्लस 6k। ये आई क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स, जे होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई, और के होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड। तो किसी भी क्वांटिटी के आगे आई लगा है मतलब वो एक्स डायरेक्शन में है, जे लगा है मतलब वो वाई डायरेक्शन में है, के लगा है मतलब वो जेड डायरेक्शन में है। तो यूनिट वेक्टर का काम होता है केवल डायरेक्शन दिखाना। अच्छा, और जो यूनिट वेक्टर का अगर अपन मॉडुलस लेते हैं उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको किसी वेक्टर के साथ चिपका देता हूं ना तो उस वेक्टर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। क्लियर है यूनिट वेक्टर? तो प्लीज रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। हाँ ठीक है। अब देखो, अब अगर किसी ने मुझसे कहा कि ये क्या बोलते हैं, वेक्टर ए बी जो है, वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर बताओ आप। वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर बताओ। तो वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? R12 और ऊपर एन कैप। अच्छा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है जो वेक्टर है डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अब सिंपल सी बात है, R12 का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसका मॉड करके। तो सिंपली बस वेक्टर का साइन हटा दो, उसको R12 लिख दो। तो वेक्टर R12 कितना आएगा? मतलब यूनिट वेक्टर R12, ये हो जाएगा वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय R12, ये हो जाएगा। क्लियर है इतना सभी को? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट हो? अब इसमें कोई जैसे डाउट नहीं है, ये तो सिंपल आपको पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक, अब देखो, ये आपका यूनिट वेक्टर R12 आ गया। अब किसी ने कहा कि यूनिट वेक्टर मतलब ए बी ए का यूनिट वेक्टर निकालो, बी ए के अलोंग। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर R12 का एन कैप। इसको मैं क्या लिखूंगा? वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय R21। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज देखना, ये जो ए बी लेंथ है, ए बी जो लेंथ है वो बी ए लेंथ के बराबर है ना? ए बी और बी एक ही चीज है ना, बस वो डायरेक्शन अलग है, बाकी जो लेंथ है वो सेम है। लेंथ सेम है मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका मतलब R12 मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू R21। इसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये देखो ये R12 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 लिख सकता हूँ अपॉन R12। और R21 को क्या लिख सकता हूँ? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन R21। ये मैग्नीट्यूड तो दोनों सेम है, R12 और R21 बराबर है। अब यहाँ पे देखो, ये जो R2, किसी एक को मैं लेता हूँ, मैं सपोज वेक्टर ये ले लेता हूँ, वेक्टर R12 ही लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ बेटा? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस साइन कॉमन ले लूं और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? R1 माइनस R2 ऐसा लिख सकता हूँ ना? अगर मैं इससे माइनस साइन कॉमन ले लूं इस वाली इक्वेशन से, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अपॉन R12। ठीक, लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, R1 माइनस R2 किसके बराबर है? R21 के। तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर। और आपको और क्या पता है? R12 और R21 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको मैं R21 से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। अब ये वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू यूनिट माइनस, ये माइनस बाहर आएगा, सॉरी, दिस इज इक्वल टू माइनस वेक्टर यूनिट वेक्टर R21। तो कहने का मतलब, जो आप कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म प्रूफ करोगे तो आपको बस यही दिखाना है कि जो यूनिट वेक्टर है जो फोर्स को दिखाता है वो दोनों कैसे हैं? वो दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या बताता है? वो बताता है कि जो कूलम लॉ का फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट इज इक्वल एंड अपोजिट, और वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। ये यूनिट वेक्टर क्लियर है? कैसे आ गया यूनिट वेक्टर R12 इज इक्वल टू माइनस यूनिट वेक्टर R21? क्लियर है सभी को? कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं है बता दो। हम्म
अक्षत, तान्या, राजवर्धन, दीपाली, अंशिका, सरस्वती, अरमान, अर्पित। हाँ ठीक है, क्लियर है, ओके ओके, बन जाएगा। चलो ठीक है, अब आगे बढ़े। अब देखो प्रूफ करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, ये देखो, तो देखो यहाँ पे क्या करना है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। इसमें देखो थोड़ा सा थ्योरी अपने से लिखना, 12th क्लास में आ गए हो, डायग्राम देख के अपने से आप थ्योरी लिख सकते हो। ठीक है, मैं इतना यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, तो कैसे लिखना है देखो। कंसिडर टू चार्जेस, डायग्राम दिख रहा है क्लियरली सभी को, हल्का बड़ा कर दूं, ऐसे दिख रहा है आई थिंक। कंसिडर टू चार्जेस, ये देखो ये पहला चार्ज है Q1, दिस इज द फर्स्ट चार्ज Q1 एंड दिस इज द सेकंड चार्ज Q2। ठीक, Q2, ए पर Q1 है, बी पर Q2 है। कंसिडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सिचुएटेड एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, डिस्टेंस उनके बीच कितना हो गया, लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम बी ए बी। इतना क्लियर है सभी को? बन जाएगा। तो इनके बीच का जो फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ Q1 Q2। और ये ए बी को इस डिस्टेंस ए बी को आप आर मान लो, तो कितना आ जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये पहली चीज आपको मिल गई, ये मैग्नीट्यूड मिल गया। अब मैंने बताया था अभी आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म निकालना है, मतलब फोर्स को आपको वेक्टर करना है। तो किसी भी चीज को वेक्टर करने के लिए आपको क्या करना है, उसमें एक यूनिट वेक्टर लगा देना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे फिर से, अगर मैं OA की बात करूं, वेक्टर OA ये किसके बराबर है, वेक्टर R1 के। और इसको आप क्या लिख दोगे, दिस इज पोजीशन, ये कॉपी में आप लिखते जाओ। ठीक है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। ठीक, अपन ये मान के चल रहे हैं कि अभी दोनों चार्जेस का जो साइन है वो सेम है। ठीक, ये अपन मान के चल रहे हैं। फिर देखो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, वेक्टर OB, ये क्या हो जाएगा, R2 के बराबर। और ये किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। ठीक, इतना क्लियर है? अब देखो दोनों चार्जेस इक्वल और मतलब इक्वल हैं और सेम साइन के हैं। ठीक, मतलब इक्वल नहीं, सॉरी, सेम साइन के, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब क्योंकि साइन सेम है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो Q1 है, Q1 Q2 पर इस तरफ ये फोर्स लगा रहा है, इसको इस तरफ रिपेल कर रहा है। और जो Q2 है वो Q1 को इस तरफ रिपेल कर रहा है। ठीक, देखो यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, F12 पहला फोर्स दिया गया है, F12। अब इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ये कहाँ डायरेक्टेड है बेटा, ये डायरेक्टेड है इस तरफ, बी ए के अलोंग। ध्यान से देखो, बी से ए की तरफ जा रहा है ना, Q1 आपका इधर पुश होगा। फिर दूसरा फोर्स क्या आएगा, F21, इसको अपन क्या रीड करेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ये कहाँ डायरेक्टेड है, इस तरफ, ए बी के अलोंग। इतना क्लियर है सभी को? हम्म, बताओ, रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। इसमें नाम नहीं आता ना किसने रेज हैंड किया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। अब देखो, तो अगर मैं बात करूं F12 की, तो F12 का फोर्स कितना आएगा, K टाइम्स ऑफ, देखो K टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा Q1 Q2। अब जो डिस्टेंस मेरे को लेना है, डिस्टेंस कितना है AB, बट अब मैं AB ना लेके उसको वेक्टर फॉर्म में लूंगा, उसका मैग्नीट्यूड लूंगा। ठीक है, तो ये, अब ये देखो F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये लग किसके रहा है, ये BA के लॉन्ग लग रहा है। इतना क्लियर है, F12 किसके लॉन्ग लग रहा है, BA के लॉन्ग। तो इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, R21 से, R21 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये मैंने क्यों लिया R21, जहां से लग रहा है और जहां तक लग रहा है, तो B से स्टार्ट हो रहा है तो पहले R2, और कहाँ जा रहा है, A की तरफ जो R1 है। क्लियर है इतना? अब अभी मैंने इसको वेक्टर ऊपर लगा दिया, तो मुझे अब क्योंकि मैंने वेक्टर लगा दिया है तो मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगा दूंगा जिसकी वैल्यू है R21 n कैप। ये जो n कैप है ये दिखा रहा है कि अभी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन कहाँ पर है, फ्रॉम
बी टू ए। क्लियर है इतना, ऑल द पार्टिसिपेंट्स? ठीक, क्लियर है, हाँ। अब मुझे F21 निकालना है। F21 किसके बराबर होगा बेटा? ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F21, मतलब फोर्स ऑन टू, ये वाला फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये कहाँ से लग रहा है? ए से लग रहा है बी की तरफ, मतलब वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ए बी होगा। पोजीशन वेक्टर ए बी अभी मैंने पहले ही बताया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो। पोजीशन वेक्टर बी ए किसके बराबर होगा? बी ए बराबर होगा R21 के, और पोजीशन वेक्टर ए बी किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा R12 के। ठीक, तो F21 मतलब ये लग रहा है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, है ना? ए से लग रहा है बी की तरफ, और ए बी किसके बराबर है? R12 के। तो यहाँ मैंने डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, R12 का होल स्क्वायर, और इसमें मैं लगा दूंगा यूनिट वेक्टर R12 एन कैप। क्लियर है इतना? सभी को क्लियर है? एवरीवन, कैसे आ गया ये? इतना आपसे आ जाएगा ना, फिर आपसे कहानी बन जाएगी। क्लियर है बेटा? हम्म। हाँ, अब देखो, अब कुछ नहीं करना, अब तो आपने बाकी सब प्रूव ही कर दिया। अब मैंने किसके, अब आपको क्या कर देना है? अब आपको ये कर देना है कि अब आपको लिखना है वेक्टर, अब जो मैंने पहले प्रूव करके बताया। जैसे मैंने कहा वेक्टर R21 एन कैप, ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू वेक्टर आर, सॉरी, R21 अपॉन R21, इसके बराबर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ऐसा लिख सकता हूँ, अपॉन R21। ये R21 इसका मैग्नीट्यूड है। आपको और क्या पता है? मैग्नीट्यूड में R21 और R12 बराबर है। ठीक, और आपको क्या पता है? इसको आप कैसा लिख सकते हो? अब आप माइनस साइन बाहर ले लो, माइनस साइन आप बाहर ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन, इसको मैंने लिख दिया R21। अब ध्यान दो, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा R21 एन कैप विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस, इसको अपन लिख देंगे R12। क्लियर है ना? R12 अपॉन R21, R12 के बराबर है, अपॉन R12। अब ये पूरा क्वांटिटी वेक्टर R12 अपॉन वेक्टर मॉड ऑफ R12, ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू माइनस यूनिट वेक्टर R12। ये आपको मिल गया। तो अब कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू आपको मिल गई है कि यूनिट वेक्टर R21 किसके बराबर है? माइनस यूनिट वेक्टर R21, यहाँ या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, और या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो। और ऐसा करने पे आपको क्या मिलेगा? ऐसा लिख देना, पुटिंग पुटिंग ये पूरा प्रूफ करना पड़ेगा बेटा, ठीक है? तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। वैल्यू ऑफ R21 इज इक्वल टू माइनस R12 इन इक्वेशन नंबर, देखो कौन सी इक्वेशन है इसमें, मान लेते हैं अपन R21 किस में दिया है? 1 में, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। ठीक, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? देखो, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, थोड़ा ट्रिकी है, बट आपसे बन जाएगा, आप लोग बहुत तेज बच्चे हो, है ना? ये, तो देखो इक्वेशन 1 क्या है? F12, यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ये है F12 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर। अब ये R21 है, R21 किसके बराबर है? माइनस यूनिट वेक्टर R12। तो आपको मिल जाएगा F12 इज इक्वल टू माइनस F21। हो गया, प्रूफ कर दिया। लास्ट में आप लिख देना, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म स्टेट्स दैट द forces acting on both the charged particle are equal and opposite and they follow Newton's third law of motion। इतना करोगे तब जाके 3 नंबर मिलेगा, 3 नंबर का डेरिवेशन आता है, और है बहुत इजी, जिसको वेक्टर आता है ना। अब यहाँ देखो ना, यहाँ कितना इजी, केवल माइनस कॉमन लेना है और यहाँ पे रिप्लेस कर देना है।
तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज वेरी इजी, गली का बच्चा बच्चा भी कर सकता है। ठीक। अगर मान लो क्लियर नहीं है, अभी ऑब्वियसली कई लोग जिसने वेक्टर नहीं पढ़ा उसको क्लियर नहीं होगा, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप एक बार देख लेना। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को इतना? बता दो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो क्लियर है ना? यस हम्म। सर। हाँ अब, हाँ थोड़ा बहुत ये 11th अच्छे से पढ़े होते तो फिर बात ही क्या थी। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये पढ़ लेना, ये 3 नंबर का डेरिवेशन आ जाता है। अच्छा, एनसीईआरटी में जितने भी डेरिवेशन दिए हैं, है ना, कोई ऐसा टीचर्स पेट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन उनका मन किया उन्होंने उठा के दे दिया। कभी कभार ऐसे डेरिवेशन दे देता है जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं रहती है, तो इसलिए एनसीईआरटी में दिए सारे डेरिवेशन आप कर लेना, काम आएंगे कहीं ना कहीं। ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन एनसीईआरटी का ही। ओके, अविशी को क्लियर है, प्रसून को क्लियर है, ईशा, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है बेटा? ये मैंने करवा दिया, ये मैंने करवा दिया, ये मैंने करवा दिया। हाँ ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर मैं नहीं जा रहा, पढ़ो क्वेश्चन आराम से। देखो क्या रहा है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो मेरे पास एक चार्ज स्फीयर है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। हाँ मैं कहाँ चला गया, हाँ लिसन, इफ आई हैव अ चार्ज बॉडी, ठीक, और मैं सपोज ये मेरा उंगली है, ये चार्ज है, इसमें टोटल चार्ज क्यू है, मैंने इसको एक अनचार्ज बॉडी, मैंने इसको पेंसिल के साथ टच कर दिया, तो अगर इसमें चार्ज क्यू है तो अब चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम माय फिंगर टू द पेन, और कितना चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों में चार्जेस इक्वल नहीं हो जाते। तो अगर इसमें चार्ज क्यू है फिंगर में और पेन में चार्ज 0 है, और जब मैं दोनों को टच करूंगा तो आधा आधा चार्ज बट जाएगा, तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा Q/2, और इसमें भी चार्ज कितना हो जाएगा Q/2, एवरेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, मान लो ऐसा सपोज इसमें चार्ज Q है और इस पेन में चार्ज Q/2 है, तब कितना चार्ज दोनों में होगा, आप क्या करो, Q प्लस Q/2 डिवाइड बाई 2, एवरेज निकालो दोनों चार्जेस का, उतना उतना चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्लियर है ये चीज? तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक, आज अपन ये कर लेते हैं, फिर कल मैं वेक्टर्स के 1-2 और फॉर्मूले बता दूंगा मंडे को, तो फिर वेक्टर के न्यूमेरिकल कर लेंगे अपन। ठीक है, चलो। हाँ, तो चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पढ़ो आराम से। टू आइडेंटिकल चार्ज ऑफ अ स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक, डिस्टेंस दिया उनके बीच। अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? पढ़ लिया सभी ने क्वेश्चन? बनेगा करते किस? या मैं समझाऊं थोड़ा कैसे करना है? बता दो बेटा, बनेगा? हम्म, मेरी आवाज लेट पहुंचती है? देखो यहाँ पे कैसे करना है। देखो जैसे ये एक चार्ज बॉडी ए है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक, और ये एक चार्ज बॉडी बी है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है। ठीक, अच्छा डिस्टेंस को अपन चेंज नहीं करे तो डिस्टेंस को भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज, तो मान लो इस पर अगर चार्ज Q है तो इस पे भी चार्ज कितना है, Q है। अब कह रहा है अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट, मतलब सपोज एक स्फीयर C है, मैंने स्फीयर C को A से टच करवा दिया, तो मैंने अभी क्या बताया, आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा तो पहले आप क्या करो, पहले आप इनके बीच का इनिशियल फोर्स निकाल लो, डिस्टेंस को अभी मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो इनिशियल फोर्स कितना हो जाएगा बिटवीन ए एंड बी, ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ, दोनों में चार्ज सेम है तो q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, दिस इज द इनिशियल फोर्स। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को? ओके, अब देखो आगे, अब क्या बोल रहा है, एक थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट, तो मैंने सी को पहले से टच कराया, अभी सी में इनिशियल चार्ज कितना है, 0, तो जब मैं सी को ए से टच करवाऊंगा तो मैंने क्या बोला, चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, तो अब ए में नया चार्ज क्या हो जाएगा, ए में नया चार्ज हो जाएगा Q/2, तो आपको जो ए है उसमें नया चार्ज हो जाएगा Q/2,
और सी में भी नया चार्ज क्या हो जाएगा, Q/2। इतना क्लियर है सभी को? क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। आदर्श को बन जाएगा, ओके ठीक है। अब देखो उसके बाद बोल रहा है देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड। अब सुन लो, जब मैंने सी को ए से टच करवा दिया तो सी में कितना चार्ज आ गया, Q/2। अब मैं सी को बी से टच करवा रहा हूँ, अब मैं सी को बी से टच करवा रहा हूँ, बी में कितना चार्ज है, Q। सी में कितना चार्ज है, Q/2। तो अब कितना चार्ज डिवाइड होगा, मैंने बताया एवरेज, तो ये हो जाएगा Q प्लस Q/2 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लोगे, Q प्लस Q/2 हो जाएगा 3Q/2, और 3Q/2 ये हो जाएगा 3Q/4। तो अब आपको ये ध्यान देना है, जो नया चार्ज है ए में, QA, वो कितना हो गया, Q/2, और जो बी में नया चार्ज है वो कितना हो गया, 3Q/4। अब कह रहा है व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। उनके बीच के डिस्टेंस को तो चेंज किया नहीं है, तो डिस्टेंस को लिखने की जरूरत नहीं, उसको एक्स मान के चलो। अब सपोज नया फोर्स है F', ठीक। ये वैसा क्वेश्चन है डबल और ट्रिपल वाला जो अपन ने नाइन्थ में पढ़ा था, टेंथ में पढ़ा होगा। नाइन्थ में पढ़ा था ना ग्रेविटेशन में, डिस्टेंस को डबल कर दिया, मास को डबल कर दिया, तो नया फोर्स क्या होगा, ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो F' कितना होगा, K तो K रहेगा, यहाँ पे लिख दो चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन बी, डिस्टेंस तो सेम है, अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, K टाइम्स ऑफ, आंसर आया किसी का, किसी ने चैट में आंसर बताया? किसी का आंसर आया बता भी दो। चार्ज ऑन ए कितना हो जाएगा, Q/2 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन बी कितना हो जाएगा, 3Q/4 अपॉन डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2 4 8, और ये हो जाएगा Q² Q/Q² अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो यहाँ पे, K टाइम्स ऑफ Q² अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, इनिशियल फोर्स F के। तो इस पूरी, ये हो गया 3/8 K टाइम्स ऑफ Q² अपॉन एक्स स्क्वायर। अब K टाइम्स ऑफ Q² अपॉन एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू द इनिशियल फोर्स F। तो इस पूरी चीज को मैं रिप्लेस कर दूंगा F से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, द न्यू फोर्स F' विल बी इक्वल टू 3/8 F। ये आपका नया आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? कोई ऐसा जिसको क्लियर ना हो? आर्ची, आप लोग का भी यही आंसर आया ना, है ना, हिमांशी, प्रांशु, ओके बेटा। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी एक चार्ज बॉडी के साथ दूसरी अनचार्ज बॉडी को टच करते हैं तो इक्वल चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक। बन जाएगा, अविशी को भी क्लियर है? ओके चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे वेक्टर वाले न्यूमेरिकल करवाने थे, बट ज़्यादा हो जाएगा, वो बच्चे भी नहीं है। तो अपन मंडे को पढ़ेंगे, एंड कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। क्वेश्चन करते जाना जितने मैं करवा रहा हूँ कॉपी में, और थोड़ा नोट्स भी बनाते जाना, ओके। चलो ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर अपन क्या बोलते हैं, कल पढ़ाई करते हैं, कल नहीं परसों पढ़ाई करते हैं, ठीक। ओके। आदर्श, अंशिका, दीपांशु, अरमान, श्रुतिका, महविश। सर कल क्लास रहेगी सर? नहीं नहीं, कल तो संडे है ना, संडे तो शायद हॉलीडे होता था ना पहले स्कूल में, तो शायद अभी भी हो। कल नहीं रहेगा, मंडे को रहेगा, ठीक है। ओके। बाकी अगर तुम लोग को पढ़ना हो तो मैं न्यूमेरिकल्स ओके कल सर। करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन देखो ऐसा अपना, अगर जैसे जिस हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं ना 40 मिनट्स, तो उसमें केवल थ्योरी ही हो पाएगा, मतलब क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबको सिलेबस भी तो पूरा करना है मेरे को। तो दैट इज द थिंग। तो अगर तुम लोग चाहते हो तो कल मैं न्यूमेरिकल्स करवा सकता हूँ, वेक्टर फॉर्म वाले, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बाकी इट इज अप टू यू। ओके चलो ठीक है बेटा ना, फिर अपन कल पढ़ते हैं, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय। चलो बाय बाय बाय। बाय थैंक सर। यू सर। चलो थैंक यू, बाय। वेलकम वेलकम, ओके बेटा, पढ़ाई करना, ठीक, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू, बाय 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 बाय।